अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मोहम्मद उमरान फ़ज़ल। गुज़िश्ता 24 घंटों में बहुत सी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स पाकिस्तान में हुई हैं, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है वो यही है कि इस्लामाबाद पुलिस कल दिन के टाइम पर इमरान खान साहब की जो रिहाइश गाह लाहौर के अंदर ज़मान पार्क वहाँ पे पहुँची और मकसद उनको अरेस्ट करना था। और ये केस था तोशाखाना का केस, जिसमें 28 फरवरी को जो इस्लामाबाद के अंदर एक जज साहब ने नॉन बेलेबल वारंट्स इशू कर दिए थे इमरान खान साहब के लिए। और उन्होंने कहा था क्योंकि आप हेयरिंग्स पर आ नहीं रहे, इस वजह से जो है ये अरेस्ट वारंट इशू किया जा रहा है। इसी की वजह से इस्लामाबाद पुलिस वहाँ पे पहुँची। इस्लामाबाद पुलिस ने कोऑर्डिनेट किया पंजाब पुलिस के साथ, लाहौर पुलिस के साथ, कि जब वो वहाँ पे जाएँ तो उनको सहूलत फराहम की जाए और वो इमरान खान साहब को अरेस्ट कर सकें। लेकिन जैसे ही वो वहाँ पे गए तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग जमा हो चुके थे और ये अब नज़र आ रहा था कि उनका इस तरीके से अरेस्ट करना पॉसिबल नहीं होगा। तो जो एसपी थे वो अंदर गए ज़मान पार्क के, उन्होंने जाकर एक लीगल नोटिस दिया कि आप 7 को जो पेशी आपकी तोशाखाना केस के अंदर, उसमें अपनी हाज़िरी जो है ज़रूर यकीनी बनाएं खान साहब को। लेकिन खान साहब वहाँ पे भी नहीं मिले और शिबली फराज ने कहा कि इमरान खान यहाँ पे मौजूद नहीं है। तब उन्होंने ये नोटिस शिबली फराज को दिया और जब वो बाहर आ गए तो उसके 2 घंटे बाद हमें देख रहा तकरीबन 5 बजे के करीब जो है इमरान खान साहब ने आके एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। और जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो उसके बाद इस्लामाबाद की जो पुलिस है उसके ट्विटर हैंडलर पर ये नज़र आया कि अब वो शायद शिबली फराज के ख़िलाफ़ भी कार्रवाई करें। और मकसद इस कार्रवाई का ये है कि शिबली फराज ने दुरुस्त इन्फॉर्मेशन जो है वो पुलिस को प्रोवाइड नहीं की और झूठ बोला पुलिस से कि इमरान खान इस वक्त वहाँ पर मौजूद नहीं है। फिलहाल ये अरेस्ट पॉसिबल था भी नहीं। उसकी वजह ये थी कि बहुत ज़्यादा लोग वहाँ पे इकट्ठे हो गए थे। अगर इस किस्म का अरेस्ट किया जाता तो वहाँ पे खून खराबा हो सकता था और इस वजह से पुलिस वहाँ पर हमें नज़र आया कि थोड़ी देर बाद चली गई ये नोटिस सर्व करके। लेकिन रात को तकरीबन 2 बजे के बाद फिर से ख़बरें आने लग गई कि सारे के सारे जो वर्कर्स हैं PTI के वो ज़मान पार्क वापसी पहुँचे और फिर एक ऐसा मंजर बन रहा था कि हो सकता है कि इमरान खान को रात को भी अरेस्ट कर लिया जाए। लेकिन रात को भी उनको अरेस्ट नहीं किया गया। और अभी आज के दिन में ये डेवलपमेंट ये कि लाहौर हाई कोर्ट इमरान खान के वकील चले गए और उन्होंने 3 केसेस में इमरान खान साहब की जो ज़मानत है उसकी कोशिश की है। को 3 केसेस कौन थे, वो केसेस कौन कौन से वो मैं आपको एक एक करके बता देता हूँ। एक तो ये तोशाखाना केस ही है जिसमें इमरान खान साहब की ज़मानत के लिए उनके वकील गए। और दूसरा केस जो है वो है जो अभी कुछ दिनों पहले एक और FIR इमरान खान पर दर्ज हुई। और वो FIR तब दर्ज हुई जब इस्लामाबाद का जो जुडिशल कॉम्प्लेक्स है वहाँ जब इमरान खान साहब पहुँचे तो वहाँ पर लोगों ने तोड़ फोड़ शुरू कर दी और फिर उस पर डिफरेंट सेक्शंस लगे, काफ़ी ज़्यादा सेक्शंस के साथ ये FIR दर्ज की गई है खान साहब के ऊपर। और मैं ज़रा कोशिश करता हूँ कि वो मैं एक एक करके पढ़ सकूँ जो यहाँ पे सेक्शंस लगाए गए हैं। अब इसमें जो इस्लामाबाद के का एक कॉम्प्लेक्स जो है वहाँ पर जो तोड़ फोड़ हुई उसके ऊपर भी एक इमरान खान पर FIR दर्ज की गई। ये PTI के वर्कर्स ने की थी जब इमरान खान वहाँ पे मौजूद थे। तो जो सेक्शंस लगे हैं वो मैं ज़रा पढ़ लूँ। इसमें 148 लगा है, 149 लगा है, 186 लगा है, 353 लगा है, 506 लगा है और जो सेक्शन 7 है जो एंटी टेररिस्ट एक्ट है वो भी इसमें लगा दिया गया। और अब ये मुख्तलिफ सेक्शन हैं जिनका कहने का मकासद ये लगाए तब जाते हैं जब कोई जाके किसी सरकार की प्रॉपर्टी को डैमेज कर दे, कोई जाके लोगों को धमकाए तब, या कोई जाके पब्लिक सर्वेंट्स को मारे पीटे। ये उस तरह के सेक्शंस हैं जो इस वक्त इमरान खान पर लगाए गए हैं और एक नई FIR जो है उन पर दर्ज की गई है। इस पर भी इस वक्त उनके जो वकील हैं वो ज़मानत लेने की कोशिश करें क्योंकि चांसेस ये हैं कि उनको इस किस्म के किसी केस में भी अरेस्ट किया जा सकता है। और टोटल इस वक्त इमरान खान के ऊपर कोई 74 के करीब जो है वो FIR काट दी गई हैं सरकार की तरफ से। उसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक वायलेंस के ऊपर भी एक केस इमरान खान पर दर्ज किया गया। इसके लिए भी वो जो है बेल लेने के लिए गए। अब मैं ये तो मैंने आपको सारा कुछ बता दिया कि असल में दर हकीकत चला क्या पिछले 1 दिन में। लेकिन अब मैं ज़रा कोशिश करूँगा कि ये अगर इमरान खान अरेस्ट हो भी जाते हैं तो इसकी फ़ायदा किसको होगा। इसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा जो है वो इमरान खान को होगा। और मैं समझता हूँ कि जो ये इस वक्त हुकूमत है PDM की, पिछले 1 साल में इन्होंने जो कुछ भी किया उसका फ़ायदा ही दर हकीकत इमरान खान को हो रहा है। हुकूमत में आने का, इनकी हुकूमत में आए उन्होंने इमरान खान को हुकूमत से निकाला, उसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा इमरान खान को होगा कि आज उनकी पॉपुलैरिटी फिर से इंक्रीज़ कर गई है। और जैसे इमरान खान ने कहा कि मुझे तो ऐसे लगता है कि मेरी टीम की 12वीं खिलाड़ी मरीम नवाज़ है, क्योंकि जिस किस्म के वो बयानात देती हैं, जिस किस्म की वो ट्वीट्स करती हैं, उससे भी सबसे ज़्यादा फ़ायदा जो है वो PTI की पॉपुलैरिटी को हो रहा है। और PTI की पॉपुलैरिटी दिन ब दिन इन्हीं की हरकत की वजह से इंक्रीज़ करी है। अब अगर इमरान खान अरेस्ट हो भी जाते हैं इन सारे केसेस के अंदर, किसी भी केस के अंदर 74 FIR हैं, किसी में भी इमरान खान को अरेस्ट कर लिया जाता है, पहले तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ऐसे सीन्स क्रिएट हो जाएंगे, ज़मान पार्क के बाहर के बहुत ज़्यादा लोग खड़े होंगे। अब ये अरेस्ट करते हैं, वहाँ पर लोगों को मारते पीटते
उसके बाद ये इमरान खान को अरेस्ट कर लेते हैं, तो उसका फ़ायदा सबसे ज़्यादा इमरान खान को होगा, क्योंकि एक दफ़ा फिर से पॉपुलैरिटी इंक्रीज़ हो जाएगी। और जैसे पिछले 1 साल से इनकी हर इक़दाम की बात हुई है, वो कुछ करें ना करें, उनको ये जो है अपनी पॉलिसीज़ की वजह से इस तरह का फ़ायदा पहुंचाते हैं कि वो नज़र आने लग जाते हैं कि उनकी डिमांड लोगों में इंक्रीज़ करी है, लोगों में वो और ज़्यादा फेमस हो रहे हैं। अब इसका इनको जो एक चीज़ करनी चाहिए वो ये है कि किसी छोटा सा कोई पीआर फर्म हायर कर लें, कोई पीआर से रिलेटेड लोग हायर कर लें, जो इनको थोड़ा बहुत बताते रहा करें, पढ़ाते रहा करें कि भाई ये काम करें, ये ना करें। इसका जो है दर हकीकत नुकसान आपको ही होगा, क्योंकि ये जो कुछ करते हैं उसका हकीकत में नुकसान जो है वो इन्हीं को होता है। एक चीज़ तो ये हो गई। दूसरी चीज़ भी इसी से रिलेटेड है, वो ये है कि कल रात को पैमरा ने इमरान खान की स्पीचेस पर बैन लगा दिया। अच्छा, ये बैन लगाया गया, उसके फ़ौरन बाद 2-3 घंटे बाद ही ARY का जो लाइसेंस है उसको भी कैंसिल कर दिया गया, ये कह के कि इन्होंने इमरान खान की कोई जो स्पीच है वो दिखाई है जब इमरान खान पर बैन लग चुका था। अब मैं इस चीज़ पर एक दफ़ा पहले भी अपने एक व्लॉग में बात कर चुका हूँ, मैं दोबारा बात कर रहा हूँ। वो ये है कि जब से दुनिया में सिटीज़न जर्नलिज्म आया है, जब से दुनिया में डिजिटल मीडिया आया है, इस किस्म की चीज़ें करने का कोई फ़ायदा नहीं होता। क्योंकि पैमरा जो है ना, अब ये कानूनी बात मैं आपको समझा रहा हूँ, पैमरा सिर्फ और सिर्फ डील करता है आपके इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथ। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथ इस तरीके से डील करता है कि टीवी के ऊपर ARY बैन हो जाएगा, लेकिन अगर आप यूट्यूब पर ARY लाइव लिखें तो ARY चल रहा होगा। आप यूट्यूब पर इमरान खान के जो अपने चैनल्स हैं, PTI के जो ऑफिशियल चैनल्स हैं, जैसे PTI लाइव चैनल है, PTI इमरान खान का एक ऑफिशियल चैनल है, इस किस्म के चैनल्स हैं। यूट्यूब ट्विटर पर जो उनके हैंडलर्स हैं, वो उन सब पर ये स्पीचेस भी बाकायदा नज़र आ रही होती हैं, हर चीज़ नज़र आ रही होती है। और बहुत कम लोग होंगे जो मुतासिर होते हैं जब अगर आप ARY को टीवी में बैन कर दें, वो ना सुन सकें। बहुत ज़्यादा लोग इस वक्त डिजिटल मीडिया का इस्तेमाल करें तो वो ये सारी चीज़ें वैसे ही सुन लेते हैं। तो इसका फ़ायदा भी दर हकीकत उन्हीं को होगा कि ऐसी कौन सी उसने स्पीच कर दी जिस पर हुकूमत ने उन पर बैन लगा दिया, आए दोबारा से वो स्पीचें सुनते हैं। और हम ये देखते हैं कि जिस स्पीच पर बैन लगाया होता है उसी की व्यूवरशिप सबसे ज़्यादा इंक्रीज़ कर जाती है, जस्ट फॉर द रीज़न कि लोगों को लगता है कि ये सुननी चाहिए कि इस पर बैन क्यों लगा है। तो उसका भी दर हकीकत फ़ायदा उन्हीं को हो रहा होता है, और आप कभी भी इस चीज़ को रोक नहीं सकते। और ये सिर्फ इमरान खान के साथ नहीं किया गया, ये जो भी सरकार में होता है वो समझता है कि इस किस्म की चीज़ें करके हमें फ़ायदा होगा। एक ज़माने में 2020 के अंदर नवाज शरीफ की तकरीरों पर पाबंदी लगा दी थी, दर हकीकत कोई नुकसान नवाज शरीफ को नहीं हुआ। वही तकरीरें मियाँ साहब की जो है लोग बैठ के यूट्यूब पर सुनते थे, और टीवी पर पाबंदी लगा के लोग, कुछ हुकूमत में बैठ के लोग जो हैं वो खुश हो जाते हैं। वो इमरान खान अपने वक्त में करते हो या ये हुकूमत अपने वक्त में करी हो, नुकसान हुकूमतों को होता है जिनकी तकरीरों पर पाबंदी लगती है, उनको कभी भी नहीं होता। एक और चीज़ जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि बिलावल भुट्टो ने इस चीज़ की आप कह सकते हैं एक हिंट दे दी है कि वो हो सकता है हुकूमत से निकल जाए बाहर। और वो क्यों निकल जाए, उन्होंने कहा जी जो फेडरल हुकूमत ने हमें पैसे देने थे फ्लड विक्टिम्स के लिए वो उन्होंने नहीं दिए, और अगर वो इलेक्शन करवा देते हैं 1-2 सूबों में, बाकियों में नहीं होता, बाकी 2 सूबों में कंसेंसस होगा, इनमें नहीं होगा, मुख्तलिफ तरीके के कंसेंसस होंगे, इधर पहले वाला चलेगा उधर नया हो जाएगा, तो हम इस चीज़ को नहीं मानते। अब ये इस किस्म की बात इस टाइम पे करने का मकसद क्या है? देखें, हुकूमत में तो बिलावल साहब पिछले 1 साल से हैं, पीपल्स पार्टी के और भी बहुत सारे वज़ीर हुकूमत में मौजूद हैं, लेकिन प्राइम मिनिस्टर जो है वो PMLN का है, और इस तरीके से ये PDM की हुकूमत बनती है। लेकिन अब ये बात करने का मकसद ये है कि अगर आने वाले इलेक्शन के अंदर हम अपनी राहें जुदा भी कर लें, क्योंकि उनको लग रहा है कि अगर इनके साथ रहेंगे तो नुकसान हमें भी होगा, हम अपनी राहें जुदा भी कर लें, तो हमने कहीं ना कहीं कोई ग्राउंड बनाया हुआ जिस पर हम कहें कि हम इनसे अलग क्यों हैं। इस वजह से ये सारी की सारी बातें जो है वो की जा रही हैं। लास्ट डेवलपमेंट जो है वो ये है कि मुझे इस टाइम पर नहीं लगता कि पाकिस्तान में बहुत जल्द इलेक्शंस होने वाले हैं। बेशक सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया, बेशक प्रेसिडेंट ने पंजाब में इलेक्शंस की डेट भी दे दी, लेकिन अभी भी बहुत सारी चीज़ें आगे हैं जो यहाँ से नज़र आ रही हैं कि जिनके अंदर हम ये देख सकते हैं कि हो सकता है इलेक्शंस को डिले कर दिया जाए। जिसमें नंबर 1 ये है कि जैसे ही सरकार से ये कहा जाएगा कि इलेक्शंस के लिए पैसे दें तो वो कह देंगे हमारे पास पैसे हैं ही नहीं। जैसे ही उनसे कहा जाएगा कि इलेक्शंस के लिए सिक्योरिटी फराहम करें तो वो कहेंगे हमारे पास सिक्योरिटी है ही नहीं। क्योंकि इस वक्त पहले मैंने आपको बताया IG पंजाब एक लेटर लिख चुके हैं जिसमें उन्होंने कहा कि वो अभी बंदे फराहम नहीं कर सकते सिक्योरिटी के लिए इन इलेक्शंस इन पंजाब। उसके बाद लाहौर हाई कोर्ट में भी ये बात चल चुकी है, जुडिशरी की तरफ से भी आ चुकी है कि वो भी जजेस को नहीं दे सकते ड्यूरिंग द इलेक्शंस। और फिर GHQ भी एक लेटर लिख चुका है कि इस टाइम पर वो भी बहुत बिजी हैं और वो भी इलेक्शन के अंदर सिक्योरिटी फराहम नहीं कर सकते। तो ये सारी चीज़ें वाज़ेह कर रही हैं कि आने वाले वक्तों में हो सकता है इलेक्शन जो है वो डिले हो जाए, और इसका फ़ायदा किसको होगा किसको नहीं होगा ये तो आने वाला वक्त ही डिसाइड करेगा। बहरहाल ये वो तमाम तर इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स थी जो आज मैंने आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। और इसके बाद मैं 2 व्लॉग्स जो हैं अपने मुख्तलिफ नौइयत के बनाने वाला हूँ, और वो मैं कोशिश करूँगा कि 3-4 दिन के अंदर वो अपलोड कर दूँ। एक तो जावेद अख्तर साहब से रिलेटेड है मेरा व्लॉग, के क्योंकि मैं फैज़ फेस्टिवल में ख़ुद मौजूद था
तो मुझे पता है वहाँ पे क्या हुआ था और जो कुछ फिर पाकिस्तानी मीडिया में चला एक महीने के पिछले 2 हफ्तों के अंदर अंदर, उस पर मैंने एक बात करनी है। और इसके अलावा एक ब्लॉग मेरा यूएस की फॉरेन पॉलिसी से रिलेटेड है, यूएस और चाइना में क्या कुछ होता है उससे रिलेटेड है। तो इन 2 ब्लॉग्स को मैं बहुत जल्द अपलोड करने की कोशिश करूँगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।